करंट डेंसिटी बेटा। जैसे हम लोग चार्ज डेंसिटी पढ़ते थे, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, ठीक है, इसी तरह से करंट डेंसिटी है हमारे पास। तो करंट डेंसिटी क्या होती है भाई? करंट कहाँ से फ्लो करता है भाई? एरिया से, किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से। तो यहाँ पे जो करंट डेंसिटी होती है वो होता है करंट पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो करंट डेंसिटी क्या है हमारे पास? करंट फ्लोइंग पर यूनिट, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हेड held perpendicular to the flow of current या flow of direction of current। तो सिंपल सी बात है, करंट डेंसिटी क्या होती है? करंट पर यूनिट एरिया। और जो वो एरिया है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, वो करंट के फ्लो के कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। देखो यहाँ पे देख लो, ये कोई हमारे पास क्रॉस सेक्शनल एरिया है भाई, और करंट के फ्लो की डायरेक्शन क्या है? करंट ऐसे को फ्लो कर रहा है इसमें, ये हमारे पास करंट का फ्लो है। तो जो ये एरिया है ये इसके परपेंडिकुलर है भाई, जो एरिया है इसके कैसा है? परपेंडिकुलर है। तो अगर ये एरिया ए है हमारे पास यहाँ पे, ठीक है, तो जो करंट डेंसिटी है, करंट डेंसिटी को जे से डिनोट करते हैं, जे इज इक्वल्स टू आई अपॉन ए। ये हमारा क्या है बेटा? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इस क्रॉस सेक्शन एरिया से करंट फ्लो कर रहा है। अगर ये एरिया हमारे पास परपेंडिकुलर नहीं है भाई, तो देखो यहाँ पे देखो, ये ऐसे को एरिया, करंट हमारे पास ऐसे को फ्लो कर रहा है भाई, करंट तो सीधी डायरेक्शन में आगे को जा रहा है ऐसे को, ये। तो इस बार अगर हम लोग बात करें इस एरिया का, एरिया वेक्टर ऐसे को होगा, होगा कि नहीं होगा भाई बच्चों? एरिया वेक्टर जानते हैं ना हम लोग, वेक्टर परपेंडिकुलर टू दी सरफेस एरिया। अगर यहाँ पे बात करते थे हम लोग ना एरिया वेक्टर की, तो बच्चों यहाँ पे तो एरिया वेक्टर ऐसे कोई था इस डायरेक्शन में, बट यहाँ पे एरिया वेक्टर क्या है? कुछ ऐसे को होगा नीचे की तरफ। समझ रहे मेरी बात को? और यस सर। इनके बीच का एंगल कितना बोल देते हैं भाई? थीटा बोल देते हैं, डायरेक्शन ऑफ करंट एंड एरिया वेक्टर के बीच का। तो यहाँ पे एरिया वेक्टर के क्या बना देंगे हम? कंपोनेंट बना देंगे भाई। जो ये बनेगा ना, ये आपके पास ए परपेंडिकुलर होगा, मतलब कि एरिया के हमने सिंपली कंपोनेंट बना दिए। तो हमने तो कौन सा लेना है? जो आपके पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट हो गया, मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है ना, कि हेल्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट। तो ये हो गया आपके पास। तो फिर अगर यहाँ पे मैं करंट डेंसिटी की बात करूंगा, जे, जे इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? आई अपॉन ए परपेंडिकुलर, ठीक है ना, ये हो गया आपके पास। और आपको ये भी पता है, ये हो जाएगा आई अपॉन ए कॉस थीटा। ये जो नॉर्मल कंपोनेंट है ना भाई, ये कितना होगा आपके पास? ए कॉस थीटा होगा कि नहीं होगा ये? तो I इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा हमारे पास जे ए कॉस थीटा। I इज इक्वल टू कॉस थीटा कहाँ पे लगता है भाई हमारे पास बच्चों? जहां पे क्या होता है? डॉट प्रोडक्ट। तो J डॉट ए, करंट इज स्केलर क्वांटिटी, कैन बी रिप्रेजेंटेड एज डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटी। जो करंट डेंसिटी है भाई वो हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी, याद रखना इंपॉर्टेंट बात है, ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखने से क्या लगता है कि स्केलर क्वांटिटी होगी, बट स्केलर नहीं है, आपके पास वेक्टर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। तो बताओ बच्चों, लगा यहाँ तक पता? आई बेटा बात समझ में? यस सर। तो सिंपली करंट डेंसिटी क्या है आपके पास? करंट पर यूनिट एरिया। भाई एरिया के करंट कैसा होना चाहिए? परपेंडिकुलर होना चाहिए। नहीं है तो हम लोगों ने क्या करना है? फिर उसको परपेंडिकुलर बना के करना है जी, ठीक है ना। हम लोगों ने कंपोनेंट
कर देने वहाँ पे एरिया की, ठीक है ना। फिर हम लोगों ने वही कंपोनेंट लेना है, ठीक है। अगर हम लोग एरिया वेक्टर की बात करें ना, अगर वेक्टर को सेपरेट करेंगे तो भाई वेक्टर वो तो उसी डायरेक्शन में आएगा, ठीक है ना। यहाँ भी जैसे एरिया वेक्टर है तो उसी डायरेक्शन में है, बट जो एरिया की बात कर रहा हूँ मैं, जो एरिया है, जो कॉयल है, जो हमारी इसका जो प्लेन है वो करंट के कैसा होना चाहिए, परपेंडिकुलर होना चाहिए, ठीक है जी। अगर करें एरिया वेक्टर की बात तो वो होगा उसी डायरेक्शन में बच्चों। अब यहाँ पे यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारे पास, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। करंट का एम्पियर हो गया, एरिया क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर आ गया यहाँ से। बताओ क्लियर, समझ गए बच्चों यहाँ तक। सर ये जो वेक्टर क्वांटिटी करंट डेंसिटी है कि करंट है? करंट डेंसिटी बेटा, करंट स्केलर क्वांटिटी है। आई जो है हमारे पास करंट, वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी क्यों है, क्योंकि बेटा वहां पे हम डायरेक्शन के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। करंट पर यूनिट एरिया जरूर होता है, बट एरिया कौन सा भाई, एरिया कौन सा लेना, एरिया का सिर्फ उतना ही पोर्शन लेना है, उतना ही वो लेना हम लोगों ने जो परपेंडिकुलर है, ठीक है, किसके, टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट बच्चों, ठीक है ना। वहां पे डायरेक्शन एसोसिएटेड है तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तभी हम लोगों के पास करंट स्केलर क्वांटिटी है। इट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म्स ऑफ डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर क्वांटिटीज। करंट स्केलर क्वांटिटी क्यों है बच्चों, देख लो यहाँ पे, ये 2 एम्पियर, ये हमारे पास 3 एम्पियर। करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है भाई। तो ऐसी क्वांटिटीज का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन वो वेक्टर होती है, बट ये फिर भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी इसीलिए है कि अगर 2 एम्पियर और 3 एम्पियर करंट इन वायर्स में फ्लो हुआ तो टोटल हमारे पास 5 एम्पियर बना, ठीक है ना। ये हमेशा 5 एम्पियर ही बनता है। तो बोलने के क्या है, यहाँ पे डायरेक्शन का कोई रोल नहीं है। ये आपके पास कौन सा अलजेब्रा ओबे कर रहा है, सिंपल अलजेब्रा। यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा नहीं लग रहा है, अदरवाइज वेक्टर अलजेब्रा में तो डायरेक्शन के अकॉर्डिंग इस तरह से ऐड नहीं होते, ठीक है। तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, बिकॉज नॉट ओबे वेक्टर अलजेब्रा। यहाँ पे वेक्टर अलजेब्रा नहीं लगेगा, यहाँ पे ट्राइंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट कुछ भी नहीं लगना है। तो इसीलिए बेटा ये क्या है हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी है। बताओ भाई बच्चों, लगा पता। यस सर। चलो जी, अब बहुत ध्यान से देख रहे हैं, अब आगे आगे जैसे जैसे बढ़ रहे हैं हम लोग बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आते जाएंगे हमारे पास। तो करंट डेंसिटी सिंपली क्या हो गया हमारे पास, करंट पर यूनिट एरिया, ठीक है। एरिया कैसे लेने हम लोगों ने, कि करंट के फ्लो के परपेंडिकुलर सेक्शन लेना एरिया का। अब देखो क्या है भैया, आप लोगों ने अपनी 10th क्लास में पढ़ा है, यहाँ भी पढ़ेंगे, ओम्स लॉ। याद है कुछ ओम्स लॉ का, क्या बोलते थे हम लोग, करंट फ्लोइंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, होता था ना बेटा ऐसे ही कुछ। तो लिख लेता हूँ पहले यस सर। स्टेटमेंट आपके पास। इट स्टेट्स दैट, it states that physical conditions remaining unchanged, टेम्परेचर प्रेशर वगैरह हम लोगों ने फिक्स कर दिए, कांस्टेंट कर दिए, ठीक है ना, या एट कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन ऐसा ही बोल सकते हैं हम लोग। इट स्टेट्स दैट फिजिकल कंडीशन रिमेनिंग अनचेंज्ड, the current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference applied across two ends of the conductor। तो ये जो हम लोगों ने स्टेटमेंट 10th क्लास में पढ़ी है, कोई नई बात नहीं है हमारे पास, ठीक है ना। क्या बोलता है कि कांस्टेंट फिजिकल कंडीशन में, सेम फिजिकल कंडीशन पे, ठीक है, अगर टेम्परेचर प्रेशर पर हम लोग ये एक्सटर्नल कंडीशन जो फिजिकल कंडीशन है इनको सेम रखे,
जो किसी भी कंडक्टर से करंट फ्लो करता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, पोटेंशियल डिफरेंस के। जितना ज़्यादा पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, क्रिएट करेंगे कंडक्टर के टू एंड के क्रॉस, उतना ही ज़्यादा करंट फ्लो करेगा। बताओ भाई बच्चों, समझे? यस सर। चलो देखो भाई, अब वहाँ पे मैथमेटिकली इसको हम लोग कैसे लिख लेते हैं। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, ठीक है। V इज इक्वल्स टू IR। तो ये हमारे पास ओम्स लॉ है। जो R है हमारे पास, ये क्या होता है बेटा हमारे पास R, वेयर R इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी, नॉन एज क्या बोलते हैं हम लोग, आपको हम लोग R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस। ठीक है, वेयर R इज रेजिस्टेंस। तो ये हमारे पास हो गया भाई बच्चों रेजिस्टेंस। अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो क्या होता है हमारे पास, ये V अपॉन I, ठीक है। रेजिस्टेंस है हमारे पास, ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है, मींस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो किसी भी कंडक्टर के लिए वोल्टेज टू करंट की रेशो, पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट की रेशो क्या रहती है बच्चों, कांस्टेंट रहती है। बताओ अभी लगा पता, ठीक है। यस सर। किसी पर्टिकुलर वोल्टेज पे हमारे को किसी कोई पर्टिकुलर करंट मिलेगा, ठीक है ना। और जो वोल्टेज टू करंट की रेशो होगी, पोटेंशियल डिफरेंस टू करंट की रेशो होगी, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस बोलते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट की बात करें बच्चों, रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है हमारे पास, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम ही होता है, ठीक है ना। सिंबल क्या है हमारे पास, इस तरह से ओम। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा बेटे, वोल्ट पर एम्पियर हो जाएगा, ठीक है। तो अगर बात करें हम लोग 1 ओम की, तो 1 ओम कितना होगा, 1 ओम होगा 1 वोल्ट अपॉन 1 एम्पियर। तो भाई क्या होगा आपके पास, क्या कंक्लूजन निकला। अब हम लोग छोटी क्लासेज में होते तो इस तरह से डिफाइन किया करते थे, ठीक है। तो बोलने क्या मतलब है कि अगर हम लोगों ने 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है और हमारे को 1 एम्पियर करंट मिल रहा है, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होगा भाई, 1 ओम होगा। समझ गए बात को। यस सर। तो बेटा ऐसा तो नहीं है कि कोई डिफाइन करने के लिए बोलेगा आपको प्लस 2 स्टैंडर्ड में, पर पता होना चाहिए कि 1 ओम होता कितना भाई। 1 ओम तब बोला जाता है जब हमारे पास 1 एम्पियर करंट फ्लो करे 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने से। तो बताओ क्लियर यहां तक। Yes, यूनिट sir. होगी, डायमेंशन फॉर्मूला देख लेते भाई रेजिस्टेंस का, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू V अपॉन I है। तो V जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है बेटा, वर्क डन अपॉन चार्ज होता है कि नहीं होता है, W बाई क्यू इंटू हो गया I, यस सर। ठीक है भाई। और ये W का डायमेंशन फॉर्मूला ML2T माइनस 2, चार्ज Q का डायमेंशन फॉर्मूला कितना बच्चों, 80, करंट का कितना है A। तो अब यहाँ से ML2, ये T ऊपर गया कितना हो जाएगा बेटा, T माइनस 3, A इंटू A कितना हो गया, A स्क्वेयर, ऊपर गया A माइनस 2। तो ये लो जी साथ साथ में रेजिस्टेंस का डायमेंशन फॉर्मूला भी निकल गया। तो इंपॉर्टेंट है ये डायमेंशन फॉर्मूले वगैरह हमारे क्वेश्चंस पे काम आएंगे, ठीक है ना। जो 11th हम लोग फर्स्ट चैप्टर पढ़ते हैं डायमेंशन एनालिसिस, तो कुछ एक हमने प्लस 1 में डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते हैं पढ़े हुए, तो अब वो सारे के सारे जो प्लस 2 वाले डायमेंशन फॉर्मूले आते रहेंगे तो हम लोग उनको भी देखते रहेंगे, वहाँ पे काम आएंगे ये भी। क्लियर है। और बोर्ड के एग्जाम में भी आपको एक आधा डायमेंशन फॉर्मूला पूछ ही लेते बेटा। ML2T माइनस 3 A माइनस 2। बताओ क्लियर यहाँ तक। यस सर। अब देखो रेजिस्टेंस हम लोगों ने पढ़ लिया कि भाई ये है रेजिस्टेंस, ये यूनिट है, ये सब कुछ। चलो पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते बेटा, या रेजिस्टेंस पढ़ लेते हैं। रेजिस्टेंस क्या था, थोड़ा सा रेजिस्टेंस का आइडिया ले लेते हैं कि रेजिस्टेंस क्या है, फिर उसके बाद ग्राफ ड्रॉ करते हैं ओम्स लॉ के लिए। रेजिस्टेंस क्या होता है बच्चों, जैसा नाम है रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, रुकावट, ऑब्स्ट्रक्शन। तो रेजिस्टेंस है भाई करंट फ्लो होने के लिए जो कंडक्टर रुकावट देता है उसको रेजिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या बोलते हैं हम लोग, कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ ए कंडक्टर ड्यू टू विच it opposes the flow of current।
property of conductor due to which it opposes the flow of current through it. या थ्रू कंडक्टर। कंडक्टर की वो प्रॉपर्टी जिसके कारण वो अपने आप में से करंट के फ्लो होने को क्या करता है, अपोज करता है भाई। ठीक है, अब साथ साथ में इतना कर ही लिया तो हम लोग कॉज भी देख लेते हैं कि कॉज क्या है। कॉज मैंने आपको जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टॉपिक कराया था वहाँ पे भी करा दिया था कि होता क्या है भाई, जब आपके पास करंट कैरियर्स फ्लो करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, ये कंडक्टर है कोई हमारे पास, ये मैंने बैटरी लगा दी बेटा पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करने के लिए, ये हमारा करंट फ्लो ना शुरू हुआ बच्चों। ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये देखो ये बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव, कंडक्टर का ये एंड हायर पोटेंशियल पे आ गया, वो वाला लोअर पे चला गया। अब मैंने आपको बताया था कि कंडक्टर के अंदर क्या होते हैं भाई, पॉजिटिव आयन होते हैं, ये पॉजिटिव आयन्स हैं हमारे सारे के सारे। और पॉजिटिव आयन के साथ साथ क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं। आयन तभी बनेगा ना जब वो अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। फ्री इलेक्ट्रॉन वेरी क्लोजली पैक्ड होते हैं, साइज भी इनका काफ़ी बड़ा होता है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का साइज बहुत छोटा होता है, ये एक एंड से दूसरे एंड की तरफ माइग्रेट कर सकता है, यहाँ से इधर आता है, जिस स्पीड से आता है उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलते हैं। तो भाई होता है क्या है, जब इलेक्ट्रॉन इधर आएगा तो इसे टकराएगा, बस इलेक्ट्रॉन का टकराना, कि उसका रास्ता साफ नहीं है भाई, उसके रास्ते में कोई रुकावट है, उसी को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये बार बार पॉजिटिव आयन के साथ टकरा रहा है, यही क्या है, रेजिस्टेंस। तो कॉज क्या है हमारे पास कि जो इलेक्ट्रॉन है जैसे वो आगे बढ़ रहा है लोअर पोटेंशियल हायर पोटेंशियल तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव तरफ, बीच में पॉजिटिव आयन है तो उनसे उसको टकराना पड़ रहा है भाई। ठीक है, टकराना पड़ रहा है तो वो स्मूथली मूव नहीं कर पा रहा है, तो वही क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस है। तो क्या बोल देंगे हम लोग, इट इज ड्यू टू collisions between electrons and positive ions inside the conductor। इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहे हैं वो बार बार पॉजिटिव आयन से टकरा रहे हैं, तो उन्हीं के टकराने में क्या बोलते हैं कि उनके लिए रुकावट है, दैट इज रेजिस्टेंस। या सिंपली हम बोल सकते हैं ऑब्स्ट्रक्शन टू द फ्लो ऑफ करंट ऑफर्ड बाय कंडक्टर इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। बताओ बच्चा, लगा यहां तक पता? हाँ भाई बच्चों, यस सर, सर यस सर। चलो देखते हैं अब इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है ना। ये हमारे पास V हो गया, ये हमारे पास क्या हो गया इधर I। ये करंट का एक्सिस ले लिया हम लोगों ने, ये वोल्टेज का एक्सिस ले लिया, यहाँ पे ओरिजिन हो गया हमारे पास। तो ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनेगा, V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का ग्राफ कैसे बनता है भाई बच्चों, स्ट्रेट लाइन बनता है। तो खींच देते स्ट्रेट लाइन, ये हमारे पास ग्राफ बना भाई। ठीक है, तो कैसा ग्राफ बनता है, स्ट्रेट लाइन। अब यहाँ पे स्लोप भी देख लेते हैं इसका साथ साथ में। मान लेते हैं एंगल थीटा है, अगर हम लोगों ने स्लोप देखना है तो क्या कर देंगे, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया हम लोगों ने, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दिया है, और स्लोप होता क्या है हमारे पास, स्लोप इज इक्वल्स टू टेन थीटा। और टेन थीटा कैसे निकालते हैं बच्चों हम लोग, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर ये वाली लाइन का है कि हमारे पास, ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस की लाइन है, परपेंडिकुलर वाली बेस वाली लाइन का है कि हमारे पास, बेस वाली लाइन करंट की है हमारे पास, ये करंट है यहाँ पे। तो टेन थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चों, V अपॉन आई। और V अपॉन आई अभी थोड़ी देर पहले ऊपर लिखा था, क्या था हमारे पास, रेजिस्टेंस था कि नहीं था बच्चों, ये हमारे पास रेजिस्टेंस था। लगा भाई पता?
Yes, sir. तो Yes, sir. जो स्लोप है भाई हमारे पास वी आई ग्राफ का, वोल्टेज वर्सेस करंट के ग्राफ का, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? रेजिस्टेंस रिप्रेजेंट करता है। अब ऐसा भी हो सकता है बच्चों हमारे पास कि वोल्टेज यहाँ पे है, करंट यहाँ पे है, ठीक है ना। तो देख लेना कि भाई पूछने वाले ने किस तरीके से पूछा है, तो भी ग्राफ तो बनेगा स्ट्रेट लाइन, नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट स्लोप यहाँ पे बदल जाएगा। स्लोप की बात करूँ तो इस केस में स्लोप देखो, इस केस का स्लोप हमारे पास ये था, इस केस का स्लोप ये लाइन वर्टिकल लाइन का है कि हमारे पास करंट वाली है परपेंडिकुलर, और ये नीचे कौन सी है? वोल्टेज वाली लाइन है हमारे पास, ये पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहाँ पे अगर मैं स्लोप की बात करूँ, स्लोप इज इक्वल टू टेन थीटा, तो कितना आएगा हमारे पास? आई अपॉन वी आएगा, और आई अपॉन वी, जब वी अपॉन आई आर होता है तो आई अपॉन वी कितना होगा? आर का उल्टा, उल्टा का मतलब रेसिप्रोकल, कितना होगा भाई हमारे पास? वन अपॉन आर, ठीक है। और ये स्लोप कितना होता है? वन अपॉन आर, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। और बेटा जो ये रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस है ना, इसको कंडक्टेंस भी बोलते हैं। जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टेंस बोलते हैं। कंडक्टेंस क्या होता है? जी से डिनोट करते हैं। बताओ अभी लगा पता यहाँ तक? Yes, sir. रेजिस्टेंस ऑब्स्ट्रक्शन है तो कंडक्टेंस का क्या मतलब हुआ बेटा? कंडक्टेंस का मतलब हुआ आसानी। तो कंडक्टेंस क्या होता है, साथ साथ में यहीं पे कर लेते, छोटी छोटी टर्म्स है, हमारे को जनरली पता ही होता है, पर चलो फिर भी, इट इज विद विच करंट कैन फ्लो, विद विच करंट कैन फ्लो। तो कंडक्टेंस वो आसानी है जिससे करंट हमारा फ्लो कर सकता है भाई। बताओ बच्चों लगा पता? Yes, sir. Yes, sir. तो अब ग्राफ से ही हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे, कुछ ही क्वेश्चन जो डायरेक्ट पूछे जाएंगे हमारे से। जैसे कि आपको बोला है जी कि ए कंडक्टर ये है हमारे पास, ये ए कंडक्टर है, और ये कौन सा कंडक्टर है हमारे पास? बी कंडक्टर है, और ये हमारे पास करंट है जी, और ये हमारे पास क्या है नीचे? पोटेंशियल डिफरेंस है। तो आपको बोला जाएगा कि बताओ जी भाई किस में करंट मोर इजिली फ्लो करेगा, ठीक है। तो बताओ बच्चों, आप ही बताओ, ए में मोर इजिली फ्लो करेगा बी में? इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? इन विच कंडक्टर करंट विल फ्लो इजीली। बताओ भाई जल्दी बताओ, विल फ्लो इजीली। हाँ जी आरोही बताओ जल्दी, किस में करेगा? सुन रहे हो आवाज को? तो देखो भाई ये क्वेश्चन पूछा था मैंने आप लोगों से, ठीक है, कि कौन से कंडक्टर में करंट ज्यादा इजीली फ्लो करेगा? बताओ क्या आंसर होगा? The B. Sir, B. तो बी में करेगा। कहाँ से लगा हमारे को पता? स्लोप देखिए हम लोगों ने बता दिया, ठीक है भाई। देखो ये इसका स्लोप कम है, इसका स्लोप कैसा है? ज्यादा है, ठीक है। तो बी के लिए ज्यादा है आपके पास स्लोप, स्लोप ज्यादा, तो स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है भाई यहाँ पे इस ग्राफ का? कंडक्टेंस, मतलब कि बी का कंडक्टेंस कैसा है? ज्यादा। जी बी, कंडक्टेंस ऑफ बी ग्रेटर देन कंडक्टेंस ऑफ ए, इसका कंडक्टेंस ज्यादा है, मतलब इसे मोर इजिली करंट फ्लो करेगा। तो कैसा भी क्वेश्चन घुमा फिरा के कैसे भी पूछा जा सकता है, आपके पास इस ग्राफ से पूछा जा सकता है। ये हमारे पास v है और ये हमारे पास क्या है? i है। यहाँ पे बोला जाएगा, ठीक है, कि कौन से कंडक्टर का ये a है, ये b है, कौन से कंडक्टर का रेजिस्टेंस ज़्यादा है? रेजिस्टेंस ज़्यादा पूछा होगा तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, बिकॉज यहाँ पे क्या जो स्लोप होता है, यहाँ पे स्लोप क्या रिप्रेजेंट करता है? अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे i है, वर्टिकल पे क्या है हमारे पास? v है, तो यहाँ पे रेजिस्टेंस होता है। तो इसका स्लोप बी वाले का स्लोप ज़्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, इसका स्लोप कम है तो इसका रेजिस्टेंस कैसा होगा हमारे पास? कम होगा। तो यहाँ पे आर बी ग्रेटर देन आर ए, तो आपने उसके अकॉर्डिंग जवाब देना है जो आपसे पूछा गया है। रेजिस्टेंस पूछा गया है, कंडक्टेंस पूछा गया है, कि करंट के फ्लो की बात की गई है। समझ गए बच्चों? लग गया पता? Yes, sir. Sir. तो रेजिस्टेंस पढ़ लिया, रेजिस्टेंस का यूनिट, डायमेंशन, फॉर्मूला, ग्राफ पढ़ लिया हम लोगों ने, ओम्स लॉ का, ओम्स लॉ की स्टेटमेंट पढ़ ली, और अब आगे करते हैं, ठीक है ना।
फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे भाई इसके। और आप लोगों ने अपनी जो भी रेफरेंस बुक है वहाँ से क्या है, टॉपिक वाइज जितने भी बेटा क्वेश्चन बन रहे हो सॉल्व करते रहना है, ठीक है ना। जब तक आप लोग ऑफलाइन में नहीं आ जाते तब तो मैं खुद दूंगा आपको असाइनमेंट। अब देखो जो रेजिस्टेंस पढ़ा हम लोगों ने, देखना है कि रेजिस्टेंस कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है। अब हमारे पास फैक्टर्स ऑन विच रेजिस्टेंस of a conductor depends। तो कौन कौन से फैक्टर है जिनके ऊपर कंडक्टर, किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। देखो बच्चों, एक है हमारे पास नेचर ऑफ मटेरियल। आगे जाके हम लोग ये बात प्रूव भी करेंगे बेटा, ठीक है ना। आगे जाके प्रूव भी करेंगे कि सच में नेचर ऑफ मटेरियल पे भी डिपेंड करता है, ये भी करता है, ठीक है ना, जब रजिस्टिविटी के लिए हम लोग रिलेशन निकालेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ, नेचर ऑफ मटेरियल, टेम्परेचर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड फोर्थ क्या है हमारे पास, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर। तो ये चार फैक्टर हैं जिनके ऊपर किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल, नेचर ऑफ मटेरियल का क्या मतलब बेटा कि डिफरेंट कंडक्टर का मटेरियल जो है डिफरेंट है। बोलने का क्या मतलब है, डिफरेंट कंडक्टर के अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है। डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन है तो सभी का रेजिस्टेंस भी क्या है, डिफरेंट डिफरेंट है। तो क्या लिख लेंगे हम लोग यहाँ पे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट conductor, number of free electrons in different conductors are different, so their resistance are different। ठीक है। तो जो रेजिस्टेंस है हमारे पास, जो रेजिस्टेंस है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, क्या है आपके पास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। ये याद रखना बेटा आपके पास। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस होगा कम, रेजिस्टेंस कम होगा तो नेचुरल सी बात है वो कैसा होगा, अच्छा कंडक्टर होगा भाई, उसमें अच्छा खासा करंट फ्लो करेगा। अगर ऑब्स्ट्रक्शन कम होगी, रेजिस्टेंस और कंडक्टेंस रेसिप्रोकल है, रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो कंडक्टेंस कम होगा भाई, कंडक्टेंस कम होगा तो करंट आसानी से फ्लो करेगा। समझ गए। तो जो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है हमारे पास, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, उसके रेजिस्टेंस कैसा होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बताओ बच्चों, लगा पता। हो सकता पूछने वाला पूछ दे आपसे कि ठीक है जी इसके अंदर 1 मीटर क्यूब में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर इतने फ्री इलेक्ट्रॉन है, आपसे पूछे कि किसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रेजिस्टेंस है वो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है जो उसके कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। समझ गए। जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे रेजिस्टेंस उतना कम होगा भाई बच्चों। अगला क्या है हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है। अगर कंडक्टर के लिए मैं बात करूं, फॉर प्योर कंडक्टर, फॉर प्योर कंडक्टर रेजिस्टेंस increases, resistance increases
विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है, रेजिस्टेंस इंक्रीजेस लीनियरली। लीनियर का मतलब क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, लीनियरली करेगा मतलब कि पर डिग्री के अकॉर्डिंग वो क्या होगा आपके पास। डायरेक्टली का मतलब ये नहीं कि टेम्परेचर ठीक है डबल कर दिया तो रेजिस्टेंस हो गया, कुछ ना कुछ अमाउंट से आपके पास वो इंक्रीज करेगा भाई। जैसे हर 1 डिग्री सेल्सियस के साथ मान लेते 1 ओम कर रहा है तो 1 ओम ही करता रहेगा वो। इनिशियली 0 डिग्री पे 100 था, फिर 101 पे 101 हो गया। ठीक है ना, जब 1 डिग्री टेम्परेचर हो तो 101 हो गया, 2 डिग्री हो तो 102। मतलब एवरी 1 डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर इक्वल अमाउंट से वो इंक्रीज और डिक्रीज करेगा। समझ रहे बात को। अगर हम प्योर कंडक्टर की बात करें जो ओम्स लॉ को ओबे करेंगे, प्योर कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को क्या करते हैं, ओबे करते हैं भाई। बताओ लगा पता। यस सर। रेजिस्टेंस इंक्रीजेस लीनियरली विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ठीक है बच्चों, तो ये चीज है हमारे पास। तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस है, ये हमारे पास टेम्परेचर है। टेम्परेचर बोल देता हूँ मैं कहा है हमारे पास डिग्री सेल्सियस में, और रेजिस्टेंस का है हमारे पास ओम में है। ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ग्राफ्स वगैरह और, ठीक है ना, कि एक्चुअल में होते कैसे आपके पास। क्योंकि ओम्स लॉ जो है उसको कंडक्टर्स ओबे नहीं करते बेटा, वो किसी पर्टिकुलर सी कंडीशन पे करते हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए करते हैं। तो आइडियल कंडक्टर ही हम लोग एज्यूम कर सकते हैं ओम्स लॉ को ओबे करते हैं। तो मैं उसी के अकॉर्डिंग से ग्राफ बना रहा हूँ कि जो प्योर कंडक्टर है आपके पास, कि जो ओम्स लॉ को ओबे करते हैं भाई उनके अकॉर्डिंग। ठीक है ना, बाकी जो आपके पास देखो यहाँ पे, तो ये बनेगा हमारे पास, ऐसे बनता है ग्राफ। टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ये मैंने यहाँ से क्यों किया शुरू ग्राफ, क्योंकि जब भाई टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेल्सियस था, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है, तो ज़रूरी तो नहीं है कि रेजिस्टेंस 0 है। समझ गए, यहाँ पे कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस 0 कहाँ पे होगा हमारे पास, रेजिस्टेंस कहीं ना कहीं इसका 0 होगा। यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे 0 है आपके पास रेजिस्टेंस। तो जहाँ पे रेजिस्टेंस 0 होता बेटा, वहाँ पे जो कंडक्टर है वहाँ पे वो सुपर कंडक्टर बन जाता है। ठीक है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस कितना आता है, हो जाता है 0 हो जाता है। किसी टेम्परेचर पे जाके जब उसका रेजिस्टेंस 0 हो जाएगा तो वो क्या बनेगा, सुपर कंडक्टर बनेगा। उस टेम्परेचर क्या बोलते हैं हम लोग, क्रिटिकल टेम्परेचर। बताओ क्लियर है यहाँ तक। यस सर। तो इतना याद रखना भी कि कैसी लाइन बनती है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनता है भाई। क्यों, क्योंकि आपके पास लीनियरली उसके साथ वेरी कर रहा है। तो इतना रखना है। अभी मैं सिर्फ आपके साथ इसका डिस्कस कर रहा हूँ, कंडक्टर का ही कर रहा हूँ। ठीक है ना, हमारे पास बेटा सेमी कंडक्टर इंसुलेटर भी, उनकी बात अलग है, वो बाद में करूंगा मैं। अभी मैं इतना ही बताया आप लोगों को। इसमें एलॉयज का भी करेंगे हम लोग। एलॉय भी कंडक्टर के अंदर आते हैं बट वो प्योर नहीं होते। अभी मैंने सिर्फ आपको इसका बता दिया। और जो इसके लिए हमारे पास वेरिएशन के लिए फॉर्मूला है, ये भी अभी आपने याद रखना है। क्या है हमारे पास, आर टी रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर इज इक्वल्स टू आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी। ये फॉर्मूला बेटा आपके पास। जो आर टी है ये क्या है हमारे पास, रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। जो आर नॉट है हमारे पास वो क्या है, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। जो अल्फा है हमारे पास, अल्फा क्या है हमारे पास, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। तो अभी इतना फॉर्मूला याद रखना। जस्ट अभी मैं आपका टॉपिक जो चला हमारे पास, मैं क्या करा रहा हूँ आपको, फैक्टर जिनके ऊपर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। तो जो टेम्परेचर वाला केस है वो हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे, कंडक्टर के लिए करेंगे, ठीक है ना, उसका रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी दोनों के लिए करेंगे।
एलॉयज़ के बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे वहाँ पे, ठीक है बेटा। सेमी कंडक्टर के बारे में करेंगे, सुपर कंडक्टर के बारे में करेंगे, सभी के ग्राफ्स भी हम लोग ड्रॉ करेंगे। तो अलग से एक बड़ा टॉपिक हो जाएगा वो, उसमें प्रॉब्लम्स भी करेंगे। बस अभी आपने इतना रखना है कि अगर प्योर कंडक्टर की बात हो रही हो, प्योर कंडक्टर कौन से होते हैं बेटा आपके पास, लाइक एल्यूमिनियम, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, ये प्योर कंडक्टर आपके पास जो प्योर मेटल है वो प्योर कंडक्टर होते हैं। तो उनके लिए मैंने बोल दिया कि रेजिस्टेंस जो है टेम्परेचर के साथ, अगर टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उनका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा, ठीक है जी। और किस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इंक्रीज होगा मैंने वो आपको पास से यहाँ पे लिख दे दिया कि आर टी, कि किसी भी टेम्परेचर पे हम लोगों ने रेजिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए क्या फॉर्मूला है, आर नॉट इंटू 1 प्लस अल्फा टी, ठीक है बेटा। आर नॉट क्या रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, अल्फा टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, ये वैल्यू हमारे पास दी होगी। बताओ लगा यहाँ तक पता। यस सर। अब देखो भाई बच्चों, उसके बाद जो अगला फैक्टर है हमारे पास, नेक्स्ट है लेंथ एंड एरिया। लेंथ, जो रेजिस्टेंस है कंडक्टर का, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, पहली बात। दूसरा है एरिया, 10th में पढ़ा ना बच्चों हम लोगों ने, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। भाई समझ ही क्यों नहीं, ये तो बात आप लोग कि कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का क्या है भाई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होगा, रेजिस्टेंस कैसा होगा, कम होगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा होने का मतलब पतली और मोटी वायर, ठीक है। लेंथ का मतलब क्या हो गया आपके पास, एक ये कंडक्टर है हमारे पास, ठीक है ना, और एक ये कंडक्टर है हमारे पास। तो अब इसका रेजिस्टेंस कम होगा भाई, इसका रेजिस्टेंस कम होगा, इसका ज़्यादा होगा अगर रेजिस्टेंस की बात करें हम लोग। क्योंकि किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ये इलेक्ट्रॉन है यहाँ से लेकर यहाँ तक आना है इस इलेक्ट्रॉन को, तो यहाँ पे इसका रास्ता छोटा है, इसके नंबर ऑफ कोलिजन कम होंगे। अब अगर बात करें यहाँ पे हम लोग कि इलेक्ट्रॉन को यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है तो यहाँ पे नंबर ऑफ कोलिजन कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, टकराते टकराते यहाँ तक पहुँचेगा। मान लेते यहाँ पे इसके यहाँ से लेकर ए एंड से लेकर बी एंड तक आने में ओनली 100 कोलिजन हो रहा है, तो यहाँ पे इसके ऑलमोस्ट 300, 400, 500 हो जाएंगे। तो जितने ज़्यादा कोलिजन होगा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा होगा। समझ गए बात को। जहाँ तक एरिया ऑफ क्रॉस यस सेक्शन, सर। क्रॉस सेक्शन की बात भाई बच्चों, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है ये मतली पतली और मोटी वायर। ये जो मोटी वाली वायर है इसका एरिया कैसा है, ज़्यादा है, यहाँ पे मोर ए, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन मोर है, यहाँ पे इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज़्यादा है। ये देखो, ये लो, यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है हमारे पास, कम है। तो कोई इलेक्ट्रॉन होगा ना उसके अंदर तो टकराएगा तो जरूर, बस उसके पास पॉसिबिलिटी तो है कि थोड़ा ऊपर से आए, थोड़ा नीचे से आ सके, ठीक है, आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो एरिया ज़्यादा होगा हमारे पास, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या है, एस्केप करने का, वहाँ से निकलने का क्या है, पॉसिबिलिटी भी ज़्यादा है। तो यहाँ पे एरिया ज़्यादा तो रेजिस्टेंस कम होगा, सीधी सी बात, रेजिस्टेंस कम होगा तो वहाँ पे करंट अच्छा खासा फ्लो करेगा। मतलब एक पतली वायर है, एक मोटी वायर है, तो कौन सी वायर में अच्छा करंट फ्लो करता है हमारा, मोटी वाली वायर में, क्योंकि उसका एरिया ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस कैसा उसका कम है। समझ क्यों नहीं यहाँ तक। सर। दोनों फैक्टर को Yes, sir. कंबाइन करेंगे बेटा तो रेजिस्टेंस प्रोपोर्शनल टू एल अपॉन ए, ठीक है, कि रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली है और एरिया के कैसे है, इनवर्सली। और जब ये प्रोपोर्शनलिटी साइन हटता है यहाँ पे तो क्या लगता है बच्चों, यहाँ पे आर इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी रो बोलते हैं, रो एल अपॉन ए। और जो ये रो है हमारे पास कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इट इज रेजिस्टिविटी। रो को क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टिविटी। रो इज रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है। यूनिट की बात करेंगे अगर रो के तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आर ए अपॉन एल, ठीक है ना। यहाँ से रो निकालना है तो ए उधर चला गया, एल डिनोमिनेटर में चला गया भाई। तो ओम एरिया का हो गया ऊपर, मीटर स्क्वायर लेंथ का हो गया नीचे मीटर, मीटर से मीटर कैंसिल, तो ओम मीटर हमारे पास इसका यूनिट। और डायमेंशन फॉर्मूला बेटा आप लोग निकाल सकते हो,
मैंने रेजिस्टेंस का निकाल के दिया है, ठीक है। रेजिस्टेंस के साथ क्या है, लेंथ मल्टीप्लाई हो जानी। डायमेंशन फॉर्मूला खुद कर लेना, ठीक है, कर लोगे ना बच्चों, ये आपके पास निकल जाएगा। तो बताओ भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। तो ये हमने सारे फैक्टर कर दी है। एक फैक्टर क्या करा हम लोगों ने, नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब है कि भाई सबसे पहले हमने नेचर ऑफ मटेरियल में क्या पढ़ा कि डिफरेंट कंडक्टर है तो उनके अंदर डिफरेंट नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो उनका रेजिस्टेंस अलग अलग होगा। फिर मैंने आपको बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रिलेशनशिप है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस कम होगा, ठीक है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन किस में होते हैं भाई, आपके पास उन्हीं को कंडक्टर बोलते हैं जिसमें होते हैं, ठीक है। तो वो भी दो तरह के होते हैं, एक प्योर होते हैं हमारे पास, जो प्योर होते हैं वो तो प्योर मेटल हो गए, ठीक है। दूसरे क्या होते हैं, एलॉयज, जो मेटल एंड नॉन मेटल का क्या होता है आपके पास, होमोजीनियस मिक्सचर होता है, ठीक है, वो हो गया आपके पास। ये हमारे पास सेमी कंडक्टर होंगे। ये आपके पास सेमी कंडक्टर तो चलो कंडक्टर में नहीं आएंगे उनकी तो अलग कंडीशन है। कंडक्टर के अंदर क्या आएंगे आपके पास, एलॉयज आएंगे और प्योर आएंगे। तो मैंने बता दिया कि उनकी रेजिस्टिविटी या उनका रेजिस्टेंस नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करेगा। टेम्परेचर मैंने कौन सा केस डिस्कस किया आपके पास, सिर्फ अभी प्योर कंडक्टर का किया। प्योर कंडक्टर के लिए क्या बोला मैंने कि रेजिस्टेंस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ग्राफ बता दिया, रिलेशनशिप बता दिया मैंने, आर टी इज इक्वल टू आर नॉट 1 प्लस अल्फा टी। फिर उसके बाद लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एरिया के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बताओ क्लियर है यहाँ पे, यहाँ तक? यस सर। चलो भाई एक टॉपिक इसमें और कर लेते हैं, छोटा सा आपके पास बोर्ड्स में आता है, ठीक है ना। फिर इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। क्या है हमारे पास, ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर। ओमिक एंड नॉन ओमिक रजिस्टर्स। बेटा ओमिक रजिस्टर क्या होता है आपके पास, या ओमिक कंडक्टर भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। जो कंडक्टर होता है उसी को रजिस्टर बोलते हैं बेटा, क्यों? क्योंकि कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है। दीज आर कंडक्टर्स which obeys Ohm's law, which obeys Ohm's law at all conditions। तो ऐसे कंडक्टर जो ओम्स लॉ को हमेशा ओबे करेंगे उन्हीं को क्या बोलेंगे हम लोग बेटा, ओमिक कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। दूसरी तरफ क्या है हमारे पास, नॉन ओमिक। नॉन ओमिक में क्या है आपके पास, डू नॉट ओबे, डू नॉट ओबे ओम्स लॉ, जो ओम्स लॉ को ओबे नहीं करते। जिस केस में जो हमारे पास पोटेंशियल और करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होते हैं, वो क्या होता है आपके पास, नॉन ओमिक। दूसरी चीज़ क्या, आपने एग्जाम्पल देख लेने, इसके एग्जाम्पल याद रखने हैं। इसमें क्या होता है आपके पास, प्योर कंडक्टर। प्योर कंडक्टर्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, ठीक है, एट लो टेम्परेचर। तो ये ओम्स लॉ ओबे करते हैं, बट कंडीशन क्या है कि सिर्फ ये भी लो टेम्परेचर पे करते हैं भाई, उसके बाद ये भी नहीं करते हैं, ठीक है। धीरे धीरे जब इनमें करंट फ्लो होता रहता है तो आपको पता है करंट का क्या होता है, हीटिंग इफेक्ट होता है। हीटिंग इफेक्ट से करंट क्या हो जाता है, कंडक्टर क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, जिसमें हीट प्रोड्यूस हो जाती है, उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा तो वहाँ पे फिर उसके बाद रेजिस्टेंस उसका कांस्टेंट नहीं रहेगा भाई, रेजिस्टेंस टेम्परेचर से बढ़ जाएगा। आई बेटा बात समझ में? तो ओहमिक रेजिस्टर या ओहमिक कंडक्टर वो होते हैं जो ओम्स लॉ को हर कंडीशन पे ओबे करे, बट ये तो हर कंडीशन पे नहीं कर रहा भाई। लो टेम्परेचर में तो चलो कर लेता है, बट भाई जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बाद क्या होता है, रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, फिर वो ग्राफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का नहीं रह जाता बच्चों। समझ रहे बात को? यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया आपके
पीएन जंक्शन डायोड, ये सब कुछ आगे पढ़ेंगे, बस अभी आपने नाम याद रखना है, पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर्स, तो ये जी ठीक है ना, ये आपके पास हमारे कब आएगा, जब हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस पढ़ेंगे, 12th का लास्ट चैप्टर। तो ये है आपके पास, क्लियर है भाई। अभी देखो यहाँ पे ऊपर हमारा टॉपिक चला था, ये मैंने सब कुछ करा दिया आपको इसमें। एक सेकंड देखो बच्चों, रुकना आपने एक सेकंड। सर लास्ट एग्जांपल क्या है? थायरिस्टर बेटा, THYRESTORS। देखो रजिस्टिविटी भी साथ साथ में कर ही लेते हैं, वैसे हमने पढ़ा था, होता है पहले भी, पर चलो। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। रो इज इक्वल टू रजिस्टिविटी RA अपॉन L। ठीक है भाई बच्चों, ये आ गया हमारे पास। इफ A इज इक्वल टू 1 मीटर स्क्वेयर, एरिया हम लोगों ने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वेयर ले लिया, लेंथ कितनी ले ली 1 मीटर। रजिस्टिविटी हमने डिफाइन करना है, तो रो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बेटा, R आ जाएगा। जब मैं यहाँ पे पुट करूंगा ना 1 1, ऊपर भी 1 आएगा नीचे भी 1, तो कितना आएगा अल्टीमेटली, रो इज इक्वल टू R आएगा। तो जो रजिस्टिविटी है वो कोई नई चीज़ नहीं है बेटा, ठीक है ना, कोई अलग चीज़ नहीं है, वो क्या है, रेजिस्टेंस ही है। रजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, बट किस कंडक्टर का होता है, एक ऐसा कंडक्टर जिसके लेंथ और एरिया क्या होता है, हमने फिक्स होता किया हुआ। तो क्या है हमारे पास रजिस्टिविटी, तभी तो इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं, फिक्स्ड रेजिस्टेंस है ये। resistivity is the resistance of a conductor of length 1 meter and area of cross section 1 मीटर स्क्वेयर। देखो भाई बेटो बच्चों का क्या, अगर हम लोगों ने कंडक्टर के डायमेंशन फिक्स कर दिए, लेंथ और एरिया फिक्स है, कितना लेंथ 1 मीटर, यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ 1 मीटर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वेयर। तो जो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस होगा उसका एक स्पेशल नाम दिया जाएगा, उसको रेजिस्टिविटी बोला जाएगा, या इसको स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। बाकी अगर कोई अदर कंडक्टर है, उसकी लेंथ ज़्यादा कम, एरिया ज़्यादा कम, कुछ भी है, तो उन सभी के नाम रेजिस्टेंस हो गए। समझ गए। आपके पास बहुत सारी वायर्स पड़ी है घर में, एक वायर ऐसी है जिसकी लेंथ 1 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 मीटर स्क्वायर है, तो जो उसका रेजिस्टेंस होगा उसको हम लोग रेजिस्टिविटी बोलेंगे। जो दूसरी वायर है, छोटी मोटी पतली लंबी जैसी भी है, उन सभी के रेजिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे रेजिस्टेंस। तो बताओ, लगा पता? यस सर। बेटा बाकी लोग समझे बात यस को? सर। रजिस्टिविटी हम लोग उसी स्पेशल केस में बोलेंगे जब कंडक्टर की लेंथ हमारे पास 1 मीटर है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है 1 मीटर स्क्वायर। बाकी अदर केसेस में क्या बोलेंगे हम लोग, रेजिस्टेंस ही बोलेंगे। बताओ जी, क्लियर है? यस सर। तो अभी आज टोटल थ्योरी करा रहा हूँ मैं, कल हम लोग इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है ना बेटा, जो भी ये टॉपिक चले है। चलो ये भी हो गया, लेंथ एरिया वगैरह की वेरिएशन सब के ऊपर हम लोग कल अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ओम्स लॉ भी हो गया आपके पास। चलो जी ओम्स लॉ को डिराइव करते हैं, ठीक है ना, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ।
सारे फॉर्मूले याद रखने बेटे, सारे एक्सप्रेशन डेरिवेशन वगैरह याद रखने, आपके बोर्ड के काम आएंगे, फॉर्मूले आपके पास कंपटीशन में काम आएंगे। कल हम लोग टोटल इस पे क्वेश्चन करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है बच्चों? V इज इक्वल टू आई आर। तो अभी तो हमने डायरेक्ट स्टेटमेंट लिखी थी ऊपर, हम लोगों ने इसको निकाला तो नहीं भाई, कहीं से प्रूव तो नहीं करा, अब यहाँ पे निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, V इज इक्वल टू आई आर। देखो कल हम लोगों ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला टॉपिक किया था। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या थी हमारे पास? वीडी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी थी बेटा? ई अपॉन एम इंटू टॉ, यही था ना बच्चों? क्लियर है भाई? यस सर। अब देखो यहाँ पे ये कोई कंडक्टर है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस V, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, ये हायर पोटेंशियल, ये लोअर पोटेंशियल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास ऐसे को लगेगी, कितनी लगी? E। जो ये कंडक्टर है, कंडक्टर की लेंथ मान लेते हैं हम लोग L मान लेते हैं, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना ले लेते हैं इसका? ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारे पास किसका? A। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ये करंट की फ्लो की डायरेक्शन, हम इलेक्ट्रॉन इधर से इधर की तरफ फ्लो करते हैं, ठीक है। करंट के फ्लो की डायरेक्शन हम लोग यही देते हैं, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी है वही पॉजिटिव टू नेगेटिव, करंट के फ्लो की डायरेक्शन भी वही कन्वेंशनल करंट। पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रिलेशन है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू dv अपॉन dr, सुना ना? E इज इक्वल टू dv अपॉन dr। यस सर। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू पोटेंशियल ग्रेडियंट, ठीक है जी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा हमारे पास? दो एंड के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V, dv कितना है? V, और dr डिस्टेंस कितना भाई बेटा हमारे पास? L। बताओ, लगा पता? जो ये दो एंड है, ठीक है ना, ये वाला एंड कंडक्टर का और ये वाला एंड दूसरे वाला, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? L, और दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है? V। तो dv की वैल्यू कितनी होगी हमारे पास? V, dr कितना हो गया बेटा? डिस्टेंस कितना हो गया? L। बताओ, क्लियर है? तो Yes, sir. वी डी इज इक्वल टू, ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, ई अपॉन एम, वी अपॉन एल इंटू टॉ, हो जाएगा ना? उसके बाद बेटा हमारे पास करंट के लिए क्या रिलेशन था? आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। आज ही जब स्टार्टिंग में हमारी क्लास स्टार्ट हुई तब भी मैंने बोला आपको, ठीक है ना, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। तो आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो देखो क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, यहाँ से एन ई ए वी डी की वैल्यू डाल रहा हूँ मैं, वी डी की वैल्यू ई, यहाँ पे ये वाला ई नहीं आएगा बेटा, इसकी तो वैल्यू डाल दी, ठीक है ना, ये वाला ई नहीं आएगा, ई की जगह हमने वैल्यू डाली थी, ई वी टॉ अपॉन एम एल। होगा कि नहीं होगा? क्यों है बच्चों? देखो यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे ई लिख लिया था मैंने एक्स्ट्रा, ई की तो वैल्यू डाली थी ना हमने वी अपॉन एल, यहाँ पे ई नहीं आएगा, समझ रहे हैं? और सुन रहे बात को? Yes, sir. Yes, sir.
चलो देखो यहाँ पे अब, ठीक है ना। और उसके बाद v इज इक्वल टू ये v, बाकी सबको मैं उधर ले गया, एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर, ठीक है। ये n हो गया e इंटू ई स्क्वेयर हो गया आपके पास a टॉ, साथ में क्या है i। बेटा ये सारे का सारा आपके पास ये वाला फैक्टर कांस्टेंट है, ये वाला सारे का सारा फैक्टर कांस्टेंट है। तो v प्रोपोर्शनल टू i, कांस्टेंट कैसे है, देखो भाई मास एक इलेक्ट्रॉन का वो कांस्टेंट, जो कंडक्टर लिया हम लोगों ने उसकी लेंथ कांस्टेंट, ठीक है, जो जितनी भी ली हम लोगों ने। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम जो उस कंडक्टर के अंदर है जो भी है, ठीक है, जितने भी उतने ही होंगे। चार्ज, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है, किसी भी कंडक्टर के लिए रिलैक्सेशन टाइम, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट। तो v इज प्रोपोर्शनल टू i और v इज इक्वल टू कितना बेटा आर आई या आई आर। तो ये r है बच्चों, जो ये है r कितना है हमारे पास एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टॉ। तो रेजिस्टेंस का ये फॉर्मूला हो गया। बताओ लगा पता? यस सर। देख लो एक बार फिर से देख लो अगर नहीं समझ आया। मैंने क्या बताया आप लोगों को कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है भाई, ई अपॉन एम इंटू टॉ। अब हम लोगों ने ये कंडक्टर लिया कोई, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए लिया, इसकी लेंथ हम लोगों ने एल ले ली। इस कंडक्टर के क्रॉस हम लोगों ने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर दिया विद द हेल्प ऑफ सेल, ठीक है, कितना वी वोल्ट का। तो भाई जो इलेक्ट्रिक फील्ड लगी और पोटेंशियल डिफरेंस होगा उनके बीच में क्या रिलेशन होगा, मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती है डी वी अपॉन डी आर। डी वी टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, दो एंड के क्रॉस वी, और दो एंड के क्रॉस डिस्टेंस कितना है एल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वी अपॉन एल। इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे वैल्यू डाली बच्चों हम लोगों ने, तो E अपॉन एम, ई की जगह जो ये कैपिटल ई, इसकी जगह क्या डाल दिया मैंने वी अपॉन एल इंटू टॉ, ये आ गया। फिर मैंने आपको बताया रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो I इज इक्वल टू क्या है हमारे पास एन ई ए वी डी। एन ई ए आगे मैंने वी डी की वैल्यू डाल दी भाई इस वाले एक्सप्रेशन से, ये वैल्यू मैंने डाल दी यहाँ पे ई वी टॉ अपॉन एम एल। फिर मैंने क्या किया, V इधर रहने दिया एज इट इज, इस सब को दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, बाकी जितनी भी टर्म्स थी। M और L जो यहाँ पे डिनोमिनेटर में था ये चला गया I के साथ, ठीक है, ऊपर मल्टीप्लाई हो गया, और जो न्यूमिनेटर वाली चीज़ थी वो आ गई डिनोमिनेटर में, तो ये आ गया। तो ओम्स लॉ मेरे को पता है V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। तो यहाँ पे जो पूरे का पूरा फैक्टर ना, ये मैंने आपको बोला कि सारे के सारे ये भाई कांस्टेंट है। तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला कि V प्रोपोर्शनल टू किसके है, I के। और जो वहाँ पे कांस्टेंट और प्रोपोर्शनलिटी लगता था उसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे। तो इट मीन्स ये वैल्यू जो है यहाँ पे, ठीक है ना, जो ये वैल्यू है आपके पास पूरी की पूरी, ठीक है, जो मैंने सर्कल की है, ये क्या है, रेजिस्टेंस की वैल्यू है। तो R इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर ए टॉ। तो ये रेजिस्टेंस होता है। तो ये हम लोगों ने क्या कर दिया, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ कर दी। बताओ लगा यहाँ तक पता? यस सर। अब देखो भाई रेजिस्टिविटी भी निकाल लेते हैं। अगर ये रेजिस्टेंस आ गया है हमारे पास, तो हमारे को पता है कि R इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए, ठीक है जी। अब इससे इसको कंपेयर करो, इससे इसको कंपेयर करो, तो रो कितना आएगा बच्चों, देखो L को एज इट इज रहने दो, A को भी एज इट इज रहने दो, जो बाकी बचा है वो क्या है हमारा रो है, ठीक है। हम इसको रीअरेंज करके लिख लेता हूँ, ठीक है। R इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ, और ये L अपॉन ए लिख लिया मैंने साइड में। हमारे को पता है जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, रो L अपॉन ए। तो जो भाई ये वैल्यू है ना, ये रो की वैल्यू है। रो की वैल्यू कितनी है, एम अपॉन एन ई स्क्वेयर टॉ। ये बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको एक्सप्रेशन डिराइव करने के लिए भी आता है एग्जाम्स में, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डिराइव एक्सप्रेशन फॉर रेजिस्टिविटी। बताओ लगा पता? यस सर। तो देखो बेटा रेजिस्टिविटी जो रो डिपेंड्स, दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। जो रेजिस्टिविटी है हमारे पास, देखो मास किसी भी इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट है भाई,
जो चार्ज इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये भी कांस्टेंट है। जो रो है हमारे पास, एक तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, दूसरा हमारे पास रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ। अब जो मैंने आपको ऊपर बात बोली थी, रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन, एन क्या है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होती है आपके पास बेटा, लग रहा है पता? तो रेजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन जितने ज़्यादा होंगे बच्चों, रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो यही मैंने आपको बताया था कि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस एक तो नेचर ऑफ मटेरियल पे हो गया, दूसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टॉ, मतलब कि रिलैक्सेशन टाइम के कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा होगा मीन्स रेजिस्टिविटी कम होगी। रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रेजिस्टिविटी ज़्यादा होगी। रिलैक्सेशन टाइम कम होने का मतलब कि कोलिजन हमारे मोर फ्रीक्वेंट होंगे, ठीक है, कोलिजन जल्दी होंगे। जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे पर सेकेंड या पर यूनिट टाइम, उतना ही ज़्यादा क्या होगी हमारे पास? रेजिस्टिविटी होगी। तो ये बेटा हम लोगों ने ये चीज़ प्रूव कर ली, बाकी नेक्स्ट हम लोग कल करेंगे।